Welcome students on my YouTube channel Basic Chemistry by SK दुबे। I am SK दुबे। आज हम लोग सॉलिड स्टेट में जो पढ़ा हुआ है उसके आगे जो चीज़ें हैं उसको पढ़ेंगे, जिसमें दो चीज़ें हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे। एक हम आज देखेंगे कि किसी क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी को कैसे निकाला जाए। अगर क्रिस्टल लैटिस दिया गया है तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, और उसके बाद देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द डिफरेंट क्रिस्टल लैटिसेस कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, यानी उप संयोजन संख्या क्या होती है, और भिन्न प्रकार के क्रिस्टल लैटिस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर के मान क्या होते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड में पूछे गए कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो आज के टॉपिक डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस पर ही आधारित होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं वो छोटी छोटी यूनिट सेल्स से मिलकर के बने होते हैं, और वो जो यूनिट सेल्स होती हैं वो रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं जिसके द्वारा क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है। तो अभी अगर हमको क्रिस्टल लैटिस के डेंसिटी की गणना करनी है तो हम क्या करेंगे कि यूनिट सेल की डेंसिटी की गणना कर लें। जो यूनिट सेल की डेंसिटी होगी वही क्रिस्टल लैटिस की भी डेंसिटी होगी। तो यूनिट सेल की डेंसिटी की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यही होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल हम देखते हैं। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल, यानी एकक कोशिका का भार कितना है अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यानी अगर हमें क्रिस्टल जालक के घनत्व की गणना करनी है तो घनत्व की गणना करने के लिए हमें क्या करना है कि हम यूनिट सेल के घनत्व की गणना कर लें। यूनिट सेल के घनत्व की गणना करेंगे तो हमें पूरे क्रिस्टल लैटिस के घनत्व की जानकारी हो जाए, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन यूनिट सेल्स के द्वारा ही होता है। तो जो घनत्व यूनिट सेल का होगा वही घनत्व क्रिस्टल लैटिस का भी होगा। अब हमको फार्मूला पता है कि घनत्व यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। आपको ये फार्मूला पता ही है। अब हम यूनिट सेल के लिए निकालेंगे तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, यानी यूनिट सेल का जो मास है, द्रव्यमान है वह, और जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है, आयतन है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए यहां पे कि मास ऑफ यूनिट सेल यानी एकक कोशिका का द्रव्यमान, ये हम कैसे गणना करेंगे। एकक कोशिका में हमने आपको बताया था कि भिन्न भिन्न एकक कोशिकाओं में प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या अलग अलग होती है। अगर उन सभी परमाणुओं का द्रव्यमान हमको पता होगा तो हमें यूनिट सेल का मास पता चल जाएगा, द्रव्यमान पता चल जाएगा। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम, ये किसके बराबर हो जाएगा, आपके मास ऑफ यूनिट सेल के बराबर हो जाएगा। यानी एकक कोशिका का द्रव्यमान क्या होगा कि प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या गुणे एक परमाणु का भार। ठीक है,
तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इंटू मास ऑफ 1 एटम। ठीक है, इसके अपन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी एकक कोशिका का आयतन। ठीक है, अब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब मास ऑफ 1 एटम किसके बराबर होता है, यहां पे देख लीजिए कि मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू मोलर मास अपान एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, m/Na। ठीक है, तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इंटू मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि डेंसिटी को कैसे डिनोट करते हैं, रो के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो अब फार्मूला क्या बन जाएगा कि रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को हमने बताया था कैसे डिनोट किया जाता है, जेड के द्वारा, तो जेड लिख दिया। मोलर मास को यम के द्वारा डिनोट किया जाता है, जेड इंटू यम हो गया। अब यहां पे ध्यान दें कि फॉर द क्यूबिक सेल, फॉर क्यूबिक सेल वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब वेयर ए इज इक्वल टू एज लेंथ। क्लियर ना। अब यहां पे आप देख लीजिए, अगर हम क्यूबिक सेल लेते हैं, घनीय सेल लेते हैं, तो घनीय सेल के लिए अगर एज लेंथ ए है तो वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या लिख देंगे, ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, एन ए होता है। तो हमको ये एक फार्मूला प्राप्त होगा। ठीक है, रो इज इक्वल टू जेड इंटू यम अपान ए क्यूब इंटू एन ए। अब ये ध्यान दीजिए कि एन ए एवोगैड्रो नंबर होता है, ये बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या 6.022 गुणे 10⁻23 होती है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमको किसके लिए प्राप्त हुआ, क्यूबिक यूनिट सेल के लिए प्राप्त हुआ। अगर क्यूबिक यूनिट सेल नहीं है, कोई दूसरी यूनिट सेल होगी, तो ए क्यूब के स्थान पर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये तीनों कर देंगे। ठीक है, और वो आपको दिया रहेगा। अभी आप ध्यान दीजिए, इस फार्मूले में हमको 5 वैल्यूज मिली हैं। एक डेंसिटी मिला है, दूसरा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जेड है, तीसरा है मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस जिससे कि वो क्रिस्टल लैटिस बना होगा, चौथा ए है विच डिनोट्स द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, और पांचवा क्या है, एन ए आवागाड्रो नंबर है। अब इन पांचों वैल्यूज में से अगर कोई भी 4 वैल्यू आपको दी गई है तो 5वीं वैल्यू आप इस फार्मूला के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कि क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी यूनिट सेल की डेंसिटी के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन यूनिट सेल के द्वारा ही होता है। यूनिट सेल इज द रिपीटिंग यूनिट टू फॉर्म द क्रिस्टल लैटिस। तो अब यूनिट सेल की हम डेंसिटी निकालेंगे तो हमको पता है कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम यानी द्रव्यमान बटे आयतन। तो हम यूनिट सेल की डेंसिटी अगर निकाल रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल यानी एकक कोशिका का घनत्व, ये बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल यानी एकक कोशिका का द्रव्यमान अपान वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी एकक कोशिका का आयतन। अब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ
एटम्स पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम, यानी एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु हैं उन सभी परमाणुओं में एक परमाणु के द्रव्यमान से गुणा कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, यूनिट सेल का मास पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ वन एटम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ वन एटम निकालने के लिए हम मोलर मास अपान आवागाद्रो नंबर कर देंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हमको डेंसिटी रो से डिनोट किया जाता है, नंबर ऑफ एटम्स जेड से डिनोट करते हैं, मोलर मास को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, और हम अगर क्यूबिक सेल ले रहे हैं और उसकी एज लेंथ ए है तब उस स्थिति में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही वॉल्यूम का फार्मूला होता है। तो अभी यहाँ पर घनीय सेल के लिए, क्यूबिक सेल के लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती हैं, जिसको हमने ए माना हुआ है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। उसके बाद आवागाद्रो नंबर एन ए रख दिया है। ठीक है, अब एन ए का मान क्या होता है, वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या 6.022 गुणे 10⁻23 होती है। तो ये फार्मूला हमें किसके लिए प्राप्त हुआ, क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी ज्ञात करने के लिए। अब आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। कब है, चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो अभी हमने फार्मूला प्राप्त किया डेंसिटी फॉर क्रिस्टल लैटिस के लिए। तो ये क्वेश्चन जो हमने लिया है वो यूपी बोर्ड 2014 में पूछा जा चुका है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन सीसी, एक्सरे एनालिसिस शोड दैट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 408.6 pm. Calculate the density of silver, Ag is equal to 108, ये दिया गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिल्वर सीसीपी क्रिस्टल जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, और एक्सरे एनालिसिस जब की गई तो यह पाया गया कि एज लेंथ यानी कोर की लंबाई यूनिट सेल की कितनी है, 408.6 पिकोमीटर है, और सिल्वर के डेंसिटी यानी घनत्व की गणना करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे सीसीपी दिया गया है, ये ध्यान दीजिए। तो सीसीपी का मतलब क्या होता है, पहले ये जान ले। सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या मतलब होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसी को कहा जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी FCC। ठीक है, अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए आपको पता है जेड का मान 4 होता है। ठीक है, यानी पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं, प्रति एकक सेल परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और उसके बाद जो एज लेंथ दिया गया है वो दिया गया है पिकोमीटर में। तो अब जान लीजिए कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर और 10⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे कितना दिया गया है, 408, तो 408.6 pm, ये बराबर कितना हो जाएगा, 408.6 इंटू 10⁻12 मीटर और 408.6 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर और 4.086 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। अभी पॉइंट को हमने क्या किया कि 2 अंक जो है वो खिसका दिया, तो 2 घात जो है वो माइनस हो गई, तो 10⁻10 के स्थान पर 10⁻8 हो गया, और ये 408 जो था वो क्या हो गया, 4.086 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें दिया क्या क्या गया है। ठीक है, तो ये मिटा दें, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी आप देखिए कि हमने फार्मूला क्या प्राप्त किया था, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपान ए क्यूब इंटू एन ए, यही प्राप्त किया था।
अब यहाँ पे देखिए कि दिया क्या क्या गया है, ठीक है। तो दिया है z इज इक्वल टू 4, किसके लिए होगा, फॉर CCP, ठीक है। CCP दिया गया है तो CCP के लिए z का मान 4 होगा, यानी पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। इसके बाद m बराबर दिया गया है 108 ग्राम, ठीक है, ये ले लेंगे। a बराबर हमने अभी क्या प्राप्त किया कि 4.086 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। Na बराबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23, ये अवोगाड्रो नंबर है। तो ये सभी क्या है आपके क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इनके मान को इसमें रख देंगे, ठीक है। तो जब मान को इसमें रखेंगे तो देखिए रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर आपको z का मान 4 हो गया, तो 4 इंटू m का मान 108 ग्राम अपान a का मान 4.086 इंटू 10⁻⁸, ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, इंटू Na 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर 4 का गुणा आप इसमें कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 234 अपान 4.086, इसका हम 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है। तो जब 3 बार गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये आ जाएगा 68.217 इंटू 8 त्रिक 24 हो जाएगा, तो -24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये हुआ, ठीक है। अब इसके बाद इसको और अधिक जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा कि 432 अपान 410.8 इंटू 10 पावर, इसका गुणा हो गया। इसके बाद ये -24 है और ये 23 है, तो अभी ये कितना बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है। अब ये बराबर क्या हो जाएगा 432 बाई 410.8 इंटू 10 हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो रो बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त होगा 10.51 ग्राम पर cm³, ठीक है। तो यही क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या करेंगे एक बार फिर से समझ लीजिए कि रो बराबर z इंटू एम अपान a³ इंटू Na, यही फार्मूला होता है। z CCP दिया गया है तो CCP यानी FCC, तो उसके लिए z बराबर 4 हो जाएगा। m क्या है, ये मोलर मास है, मोलर मास दिया गया है 108 सिल्वर का, तो ये हो गया। a क्या है, ये एज लेंथ यानी कोर की लंबाई है, और कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर दिया गया, इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है, ठीक है। इसके बाद Na, ये आवागाड्रो नंबर है। आवागाड्रो नंबर आपको पता ही है कि ये इसका मान नियत होता है, कांस्टेंट होता है, और ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23। बस इन्हीं मानों को हमने इस फार्मूले में यहाँ पे रख दिया है, और फार्मूला में रखने के बाद जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद ये आपको 10.51 ग्राम प्रति cm³, ये क्या प्राप्त होगा, ये क्रिस्टल लैटिस का डेंसिटी प्राप्त होगा, घनत्व प्राप्त होगा, ठीक है। अब एक और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हाँ, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो यूपी बोर्ड 2019 अभी लेटेस्ट पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक लैटिस and edge length of unit cell is 430 picometer. Calculate the number of atoms in the unit cell.
यानी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ये कैलकुलेट करना है। सोडियम क्यूबिक लैटिस में क्रिस्टलाइज होता है, एज लेंथ दिया गया है कितना 430 पिकोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया, सोडियम की डेंसिटी दी गई है। अब हमको फार्मूला पता है कि रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपान ए क्यूब इंटू एन ए, ठीक है। रो बराबर दिया गया है क्वेश्चन में, कितना दिया गया है 0.9623 ग्राम प्रति सीएम क्यूब। जेड बराबर हमको ज्ञात करना है, एम बराबर सोडियम है तो 23 होगा, ए बराबर दिया गया है 430 पीएम, ये बराबर हो जाएगा 4.3 गुणे 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया गया है एन ए, तो आवागाद्रो नंबर आप जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। अब ये दिया गया है, बस केवल इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे इस फार्मूला में रख देंगे, ठीक है। तो फार्मूला अभी जेड निकालना है हमको, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपान एम, मान रख देते हैं इनके। रो बराबर कितना है 0.9623 इंटू एन ए कितना होगा, सॉरी A3, तो ये 4.3 इंटू 10⁻⁸ का क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब इंटू एन ए 6.022 इंटू 10⁻23 अपान क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर वैल्यू इसका आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपको इसका वैल्यू बता दे रहे हैं, वो वैल्यू कितना आएगा, वो आपका आएगा 2, ठीक है। यानी z बराबर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। और अगर z बराबर 2 आता है तो यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो गए, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये इक्वल टू कितने हो गए 2, और ये क्या हो गया आगे होगा 10, ये क्या हो जाएगा आपका 2 किसके लिए प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए। तो कैसा लैटिस होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होगा। क्यों बॉडी सेंटर्ड होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स 2 प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम देखेंगे। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। इन मेटेलिक गोल्ड क्रिस्टल देयर इज क्यूबिक क्लोज सेंटर्ड लैटिस, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। यानी क्वेश्चन क्या है कि धात्विक गोल्ड का एक क्रिस्टल है जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में उपस्थित है, 2 ग्राम गोल्ड में कितनी एकक कोशिकाएं होगी, यही क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। और उसके बाद गोल्ड का एटॉमिक मास दिया गया है। अब हमको ज्ञात क्या करना है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, यानी 2 ग्राम सोने में यूनिट सेल एकक कोशिका की संख्या कितनी होगी। अब ध्यान दीजिए कि हमने आपको बताया कि किसी पदार्थ का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, या एटॉमिक वेट होता है, उसका ग्राम में जब ले लेते हैं उसी मात्रा को तो वह मोल के बराबर हो जाती है, 1 मोल हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 179 एटॉमिक मास है, इसी को हम ग्राम में ले लें तो 179 ग्राम ऑफ AU इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है।
and 1 mole contains 6.022 into 10 power 23 एटम्स। आवागाद्रो संख्या के बराबर किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या 6.022 गुणे 10 घाते 23 होती है। यह निश्चित है, वो बदलने वाला है नहीं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 179 ग्राम कंटेन्स 6.022 into 10 power 23 एटम्स। ठीक है, और उसके बाद तो 1 ग्राम विल कंटेन 6.022 into 10 power 23 by 179 एटम्स। ठीक है, और उसके बाद 2 ग्राम में निकालना है तो 2 ग्राम कंटेन्स, ये बराबर कितना हो जाएगा 6.022 into 10 power 23 into 2 upon 179 एटम्स। ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हमको निकालना है कि कितने जो है एटम्स होंगे। तो अब उसको निकालने के लिए आप देख लीजिए कि ये बराबर आ जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा 6.728 into 10 power 21। ये कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा। तो 2 ग्राम गोल्ड में एटम्स की संख्या कितनी होगी? AU कंटेन्स इतने एटम 6.728 into 10 power 21 एटम्स। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे बताया क्या है, क्यूबिक क्लोज सेंटर्ड यानी CCP। तो CCP के लिए Z बराबर फॉर CCP Z बराबर कितना होगा 4 होगा। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 2 ग्राम ऑफ AU इज इक्वल टू, ये एटम्स की संख्या है, एक यूनिट में 4 एटम है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितनी हो जाएंगी 6.728 इंटू 10 पावर 21 अपान 4। ये बराबर आ जाएगा। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर वो यह आ जाएगा 1.68 इंटू 10 पावर 21 यूनिट सेल्स। ठीक है, यानी 2 ग्राम गोल्ड में यूनिट सेल्स की संख्या कितनी होगी 1.68 इंटू 10 पावर 21 यूनिट सेल्स होगी, और एटम्स की संख्या कितनी होगी 6.728 इंटू 10 पावर 28। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिए। जहाँ कहीं समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में उसको भेजिए, हम उसको आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसी के साथ अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक इस फार्मूले पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सॉल्व कीजिए। थैंक यू।